नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है JIBC एमबी ट्यूटोरियल्स के JIB कोर्स के इस पहले वीडियो में। हेलो एवरीवन, वी वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल JIBC एमबी ट्यूटोरियल्स एंड दिस इज द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ JIB कोर्स। इफ यू वाचिंग दिस वीडियो, आई होप दैट यू हैव सीन अवर इंट्रोडक्शन वीडियो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारे कोर्स का जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो देख लिया है। अगर वो आपने नहीं देखा है तो आई विल रिक्वेस्ट दैट प्लीज गो अहेड एंड फर्स्ट वॉच दैट वीडियो। दोस्तों, IFBS के सर्टिफिकेशन कोर्सेज का क्या इंपॉर्टेंस है ये शायद बताने की जरूरत नहीं है। बीइंग ए बैंकर, ये कोर्सेज न सिर्फ हमें अपनी डेली बैंकिंग लाइफ में हेल्प करते हैं बल्कि ज्यादातर बैंकों में इसके बहुत सारे और बेनिफिट्स भी हैं। JIB जो कि इस सीरीज का पहला सर्टिफिकेशन है, वो हमारे आगे के सर्टिफिकेशंस के लिए हमारी राह खोलता है। कई बार स्टूडेंट्स जो कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं होते, उनको इस तरह के सर्टिफिकेशंस को क्लियर करने में दिक्कत जाती है। उनकी ही हेल्प करने के लिए वी हैव क्रिएटेड दिस चैनल JIB CFA Tutorials. Before we start our course, I would like to clarify one or two things. Then we will go ahead with our session. पहली चीज है लैंग्वेज के बारे में या भाषा के बारे में। हमारा ये सेशन मोस्टली हिंदी और इंग्लिश कंबाइन करके कंडक्ट किया जाएगा, बिकॉज हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे हो सकते हैं जो कि हिंदी भाषी क्षेत्र से नहीं हो। उनका ध्यान रखते हुए हमारे इस पूरे कोर्स में, बिकॉज इट्स ऑल्सो प्रोफेशनल कोर्स, प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स वी आर कवरिंग, इसलिए हम हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा का मिक्स इस्तेमाल करेंगे ताकि सभी के लिए वो इजीली एक्सेसिबल और इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। दूसरी बात, हमारे पढ़ाने का पैटर्न। वैसे ज्यादातर चीजें इससे रिलेटेड मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में शेयर कर दी हैं, बट स्टिल आई वुड लाइक टू लेट यू नो दैट हम लोग बोर्ड पैटर्न से उन चैप्टर्स को करेंगे जिनमें थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों हैं। हमारे ज्यादातर चैप्टर्स दो हिस्सों में बटे हुए हैं। कुछ वो चैप्टर्स जिनमें सिर्फ थ्योरी ही थ्योरी है और कुछ वो चैप्टर्स जिनमें थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों हैं। जिन चैप्टर्स में थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों हैं, उनके असाइनमेंट्स वगैरह भी हमारे पास हैं, वो हम लोग यहाँ बोर्ड पर पढ़ेंगे। हाउ वी विल डू दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मीट यू एवरी टाइम विद board ready with all the details. I will explain you all the concepts one by one. This will be a concept line where you can see that what number of concepts we have already learned and what is the number of the concept which we are learning right now. I will explain that to you. Then I will go out of the screen. Then you can note it whatever you want to, and then I will come back with a new board. This we will repeat in a session. Whatever concept we are going to cover in that session. एक सेशन में हम लोग जो भी concepts cover करने जा रहे हैं, उनके साथ हम ऐसा ही करेंगे। जो हमारे थ्योरी, कोर थ्योरी बेस्ड चैप्टर्स होंगे, उसको हम लाइव सेशन रिकॉर्डेड विद PPT प्रेजेंटेशन उस तरह से करेंगे ताकि हम थ्योरी वाला पोर्शन हम लोग उस हिस्से में ज्यादा अच्छे से समझ सकें। हम लोग अपने सभी चैप्टर्स के लिए आपको क्लास शीट्स और असाइनमेंट्स दोनों देंगे। क्लास शीट्स और असाइनमेंट एक गूगल लिंक ड्राइव फोल्डर पर अपलोडेड है। इसके डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं और इसके बारे में अब आपको स्क्रीन में भी दिख रहा होगा। आपको हमारे चैप्टर्स को पढ़ने के साथ साथ उन सभी क्लास शीट और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है, असाइनमेंट्स को सॉल्व करना है, और आपको इस जो भी चैप्टर्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं उससे रिलेटेड और कोई भी डाउट हो या किसी भी और बुक का कोई भी सवाल हो, वो सभी डाउट्स आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप। एक व्हाट्सएप नंबर अब आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। आपको हमारे सेशन से रिलेटेड, हमारे असाइनमेंट से रिलेटेड, क्लास शीट से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है, उसको आप इस नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप करिए एंड वी विल गेट बैक टू यू। इवन इफ अगर आपका सवाल काफी अच्छा हुआ जो कि और लोगों को भी हेल्प कर सकता है, तो हम अपने फ्यूचर असाइनमेंट जो मिक्स असाइनमेंट्स होगा उसमें उस सवाल को इंक्लूड करेंगे और हर असाइनमेंट का हम एक अलग से वीडियो लेक्चर सॉल्यूशन फॉर्मेट में देंगे जिसमें उसको इंक्लूड करेंगे। दोस्तों, हम हमारा ये सेशन शुरू कर रहे हैं JIB के अकाउंट्स सब्जेक्ट्स के साथ। अकाउंट का जो सब्जेक्ट है, अकाउंट्स एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स, ये पेपर 2 है JIB का, और ज्यादातर स्टूडेंट्स को इस पेपर में ही दिक्कत आती है। हम लोग आज सबसे पहले इस हमारे सब्जेक्ट का सबसे पहला चैप्टर करने जा रहे हैं, which is interest and annuity, that is calculation of interest and annuity, that is the name of the chapter। चलिए शुरू करते हैं हमारा ये चैप्टर। Let's start with our chapter of interest and annuity, that is the very first chapter of JIB AFB, that is accounts। हमारा ये चैप्टर दो हिस्से में बटा हुआ है। पहला इसका हिस्सा है इंटरेस्ट और दूसरा इसका है एन्युटी। ठीक है बैंकर, इंटरेस्ट के बारे में शायद ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो मैं आपको बता सकता हूं और आप नहीं जानते। नॉर्मली यू नो एवरीथिंग अबाउट इंटरेस्ट इन जनरल, लेकिन यहां पर उस कॉन्सेप्ट में कुछ चीजें और ऐड होंगी। एज आई सेड, एन्युटी इज अनदर पार्ट, उसके बारे में भी हम सीखेंगे। लेकिन
इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ। जो फॉर्मूले हम इस चैप्टर में यानी कि यूनिट 1 के पहले चैप्टर में सीखेंगे, वही फॉर्मूले इस यूनिट के ज्यादातर, टू बी वेरी फ्रैंक, 3 से 4 चैप्टर में वही फॉर्मूला हमको हेल्प करने वाले हैं। After this chapter, it will help us in our YTM chapter, which is of bonds. Then it will help us in our depreciation chapters. Okay. So in other chapters, the formula which we are going to learn in this chapter are going to help. So इस chapter को हमको बहुत ध्यान से करना है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारे इस चैप्टर के अंदर आता है इंटरेस्ट का। दोस्तों, हम ये बात अच्छे से समझते हैं कि इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट 2 एंगल से देखा जा सकता है। पहला इन्वेस्टमेंट फॉर्मेट में और दूसरा लोन्स के फॉर्मेट में। आप अपने सेविंग अकाउंट में कोई भी पैसा जमा करते हैं, आप किसी इन्वेस्टमेंट स्कीम में कोई पैसे जमा करते हैं, आप एफडी करवाते हैं, आरडी करवाते हैं, पीपीएफ करवाते हैं, इन सभी सिचुएशंस में आपको उस जमा हुए अकाउंट के लिए इंटरेस्ट मिलता है। वहीं पर जब आप कोई लोन लेते हैं, ओवरड्राफ्ट लेते हैं, उस लोन से कोई चीज परचेज करते हैं या अपने बिजनेस के लिए कोई लोन लेते हैं, उस केस में आपको इंटरेस्ट भरना पड़ता है। तरीका चाहे कोई भी हो, लोन का या इन्वेस्टमेंट का, इंटरेस्ट के कैलकुलेशन का फॉर्मेट जनरली सिर्फ 2 तरीके से होता है, एक सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंड इंटरेस्ट। वैसे तो हमने बचपन से ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़े ही हैं, लेकिन बीइंग ए बैंकर हमारे डेली लाइफ में इनका यूज इतना ज्यादा होता है कि अब हम इसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं, फिर से समझते हैं, अगर कहीं पर कोई डाउट हो उसको क्लियर करते हैं और फिर इससे जुड़े हुए सवालों को हल करके हम इसके बारे में और क्लैरिटी हासिल करते हैं। First of all, the very first concept which we are going to discuss is of simple interest, as you can see. Now, simple interest के बारे में मुझे नहीं लगता कि कुछ नया ऐसा मैं आपको बता सकता हूँ, but just because it's a part of our syllabus, so I will start it. It's interest only on the principal amount. यानी कि आपने अगर किसी से 10,000 रुपए उधार लिए, ठीक है, या फिर आपने कहीं पर 10,000 रुपए जमा किए और वो कैलकुलेशन, वो स्कीम, वो ऑफर सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पर किया गया था, if that particular offer was made based on simple interest, तो जो आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा अगर आपने पैसे लिए हैं, उस केस में आपको जो इंटरेस्ट भरना पड़ेगा वो सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा आपके प्रिंसिपल के अमाउंट पर, यानी कि 10,000 रुपए पर। अगर 1 साल के लिए आपने लिया है तो 1 साल में 10,000 रुपए का जो भी रेट आपको दिया जाएगा इंटरेस्ट का, हम उसमें नहीं जाते हैं, जो भी रेट आपको दिया जाएगा उस इंटरेस्ट का, उस लोन का या उस पैसे का जो आपने लिया है, उसके बनस्पत आपको जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो सिर्फ उस प्रिंसिपल अमाउंट में मिलेगा। द इंटरेस्ट व्हिच यू आर गोइंग टू गेट विल बी ओनली ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट व्हिच यू हैव टेकन फ्रॉम समवन एल्स और इन केस यू हैव डिपॉजिटेड विद समवन एल्स। दैट इज सिंपल इंटरेस्ट. Simple interest is simply calculated by a very basic formula. As I said, that simple interest is the interest on principal. It is written here. Simple interest, I hope it is visible to you. Simple interest is interest on principal. Okay. And what I was talking about कि simple interest का बहुत ही basic formula हमने पढ़ा हुआ है, हम सब इसको जानते हैं, एक बार फिर से just repeat कर देते हैं. Simple interest is equal to P into R into N. This is an into sign, okay, if it is, because dot would not be visible to you. That's why I have written this as an into. Okay, so the formula for simple interest calculation is P into R into N, where P is the principal amount. As I said, simple interest is interest on principal. So the simple interest is principal into R. Now here in this case, R is a fraction. We are representing it with a small r. See, I know that most of you have learned it like this: P into R into T divided by 100. I know that. Here it is the same formula. You will get that. But please listen to me very carefully, because we are going to solve all the questions in this format only. In your book also, this formula, this format is only being given, and also it will be more useful for your other exams also. So the formula for simple interest is P into R into N, where P is the principal amount which you have considered in your case. R is a fraction. And what is R? R is capital R by 100. Now what is capital R? Capital R is rate of interest. Okay, I must have written, yeah. Capital R is rate of interest, because it was there in both the formulas, so that's why I have written. Capital R is rate of interest on which the loan has been offered to you, yeah, on which the investment scheme has been offered to you. That is R, rate of interest. So formula is P into R, where R is a fraction, into N. Now what is N? N is a time period. Okay. Till now you must have learned it T, but for our cases, for all studies which you are going to do on our JIB and CIB, because it is given same in the book, that's why I am using it, so you do not get confused while reading it from book and reading it here. So
formula is P into R into N, where N is the time period for whatever time period you are taking the loan or depositing the money. That is your N. If I ask you to calculate simple interest for 10,000 rupees on 10% rate of interest for 1 year, so what you will do? You will use P as 10,000. Small r you have to calculate from here, which will be 10 divided by 100, which will be 1 by 10, and then N, which will be 1. You will put all these values, P 10,000, R 1 by 10, and N 1, and you will get your answer. That is the concept of simple interest. Okay? Because it is simple, that's why it is simple interest. Next is compound interest. अगला जो हमको interest का type पढ़ना है, that is compound interest. Now, compound interest obviously has altogether different properties other than simple interest, and it is also visible here. Now, compound interest is basically interest on principal plus interest. So, what does this mean? This means, like, let me tell you with example. Suppose you have taken a loan, okay, to purchase a car or something like that for 5 years. Okay. Now, the frequency of compounding. Now, what is frequency of compounding? That we will discuss later. But for now, suppose frequency of compounding is yearly. Okay. In general, it is yearly, but whenever it is not, it is given in the exam, and we will understand what does I mean by frequency of compounding in a short time. So, suppose you have taken a loan for 5 years and frequency of compounding is yearly. Okay. Now, what does that mean? That means that every year for 5 years, every year when a year ends, okay, whatever simple interest you have been accumulated, like suppose you have taken a rupees 10,000 loan for some rate of interest for 5 years. After 1 year, whatever amount you have taken as a loan, the interest on that amount is added to your principal, and for next year the interest will be calculated on that accumulated amount. I will repeat it. एक साल खत्म होने के बाद आपका जो इंटरेस्ट बनता है आपके उस प्रिंसिपल अमाउंट पर जो आपने लिया था पहले साल में, वो इंटरेस्ट आपके प्रिंसिपल में ऐड कर दिया जाता है, और अगले साल के लिए जो एडेड अमाउंट है वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट बन जाता है. ध्यान रहे, इस केस में कंपाउंडिंग ईयरली हो रही है, यानी कि ये एक्टिविटी ईयरली करी जा रही है. अगर यही एक्टिविटी हर 6 महीने में करी जाए तो वो कंपाउंडिंग हाफ ईयरली होगी. अगर यही कंपाउंडिंग, यही फ्रीक्वेंसी आपकी हर क्वार्टर में की जाए, ओके, तो यही चीज हर 3 महीने में होगी. और अगर मंथली की जाए तो दैट विल बी योर ईएमआई, वो आपकी कंपाउंडिंग हर महीने करी जाएगी. यानी कि एक साल में आपका, फॉर आवर केस जो हम जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक साल में आपका जो भी इंटरेस्ट बनता है वो आपके प्रिंसिपल में ऐड कर दिया जाता है. ठीक है, वो प्रिंसिपल आपका अगले साल के लिए प्रिंसिपल, वो जो आपका अमाउंट आता है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड करके जो आपका अमाउंट आता है वो आपका अगले साल के लिए प्रिंसिपल अमाउंट बन जाता है. अगले साल फिर से जब साल एंड होता है तो जो हमको पहले साल का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ऐड करके जो प्रिंसिपल अमाउंट आया था, उस अमाउंट पर जो इंटरेस्ट बनता है वो वंस अगेन हमारे सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में जो प्रिंसिपल हमने लिया था जोड़ करके उसको, उसका इंटरेस्ट उसमें ऐड किया जाता है, एंड दैट्स हाउ इट गोस ऑन. So basically compound interest contains interest obviously on principal which has been given to us, but also on the interest charged on that particular amount for that particular given period. Compound interest is an interest on interest plus, yes, plus principal. Okay. Now it has a very simple formula to calculate the compound interest. That is A is equal to P into 1 plus R to the power N. I hope you all know this formula, and let me tell you this particular formula is we are going to use this particular formula in annuity also. सिर्फ इसमें एक दो टर्म्स चेंज हो जाएंगे, मतलब यहाँ पर कुछ इसकी जगह कुछ और लिखेंगे, कुछ और लिखेंगे यहाँ पर, लेकिन यही फॉर्मूला हमारा एन्युटी के लिए भी यूज होगा, एंड दोस 3 चैप्टर्स व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट. तो एक बार इस फॉर्मूला को पहले समझ लेते हैं. क्या ये फॉर्मूला A is equal to P into 1 plus R to the power N, where A is the amount accumulated. Okay, let me write one more formula for you. What is A exactly? I hope it is visible. A, which is amount accumulated, that is principal plus interest, whatever interest, compound interest we have calculated. So that means that A, this formula would exactly give you, it does not give you only compound interest, it gives you compound interest plus the principal which you have considered for that calculation. So this basically A is amount accumulated which contains principal and compound interest both, and P is your principal amount as we already discussed. P is initial amount which is also principal amount.
Okay, and R, as always, as the last time, R is a fraction where this R is equal to capital R by 100 and N is the time period. So this formula gives you a combined, this A is equal to P into 1 plus R to the power N, gives you final value after calculation of compound interest plus the principal given to you. That is A, P is your principal, R is your fraction and N is your time period. So what is this? This is the clarification of compound interest. Compound interest, I will repeat it. Compound interest contains principal and interest on principal both. Even the formula gives you both. It gives you the value of compound interest charged plus the principal. So if you only have to calculate the compound interest, what you have to do? You have to calculate accumulated यानी कि A from this formula. अगर आपको सिर्फ compound interest निकालना है तो आप क्या करेंगे? आप ये फॉर्मूला यूज करके फाइनल अमाउंट निकालेंगे, एक्यूमुलेटेड अमाउंट निकालेंगे और उसमें से P यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट घटा देंगे. आप इस फॉर्मूले में देख सकते हैं सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी A माइनस P. अगर आपको सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो पहले आप A निकालेंगे इस फॉर्मूले से, फिर उसमें से P यानी कि जो आपका प्रिंसिपल था उसको घटा देंगे. इफ यू डू इट यू विल गेट कंपाउंड इंटरेस्ट. I hope I have made myself clear about simple interest and compound interest. I hope that now you very clearly understand the difference between both of them and also how they are related. What are their formulas? Okay. Now ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर खत्म होता है. मैं इसके सामने से हट जाता हूँ. इसके बाद मैं आपको इसका फ्रीक्वेंसी वाला जो अभी हमने डिस्कस किया कुछ सेकंड पहले, फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग क्या है और उसकी वजह से जब फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग चेंज होती है, ये जो हमने फॉर्मूला किया है ये हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग जब ईयरली है तब के लिए किया है. अब अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग चेंज होती है, हाफ ईयरली होती है, एनुअल मंथली होती है या क्वार्टरली होती है, तब क्या फर्क पड़ेगा इस फॉर्मूले में और हमारे कॉन्सेप्ट में, वो हम लोग देखेंगे. ठीक है, मैं इस बोर्ड के सामने से हट जाता हूँ. आपको इसमें से जो भी नोट करना है वो आप नोट कर सकते हैं. मैं आपको मिलता हूँ वापस नए कॉन्सेप्ट के साथ. दोस्तों अब हम लोग अपना ये चैप्टर आगे कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. हमने अभी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को डिटेल में समझ लिया. मैंने आपको बोला था कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ frequency of compounding which we have to understand. Now whatever formula which we have seen for compounding interest, this case we are talking only about compounding interest. So for compounding interest I already told you that frequency of compounding matters. The formula which we have understood already, that A is equal to P into 1 plus R to the power N, that is in the case when compounding is done yearly. जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है वो उस केस के लिए है जब कंपाउंडिंग आपकी जो है वो ईयरली बेसिस पर करी जाए. यानी कि एक साल के बाद ऐसा हो कि आपका जो इंटरेस्ट आपके गिवन प्रिंसिपल पर बना था वो आपको आपके प्रिंसिपल में ऐड किया जाए और अगले साल के लिए नया प्रिंसिपल बनाया जाए. ये जो फ्रीक्वेंसी की आपकी एक साल के बाद जब होती है दैट इज योर कंपाउंडिंग ईयरली. अगर यही का आपका हर 6 महीने में किया जाए, यानी कि हर 6 महीने के बाद आपका जो शुरुआत से अगर देखा जाए तो शुरुआत में जो आपको प्रिंसिपल दिया हुआ था उसके 6 महीने के बाद उस प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट निकाला जाए, सिंपल इंटरेस्ट, और उसको ऐड कर दिया जाए आपके, सो दैट will be your new principal for your next 6 months. So in this case the compounding has been done 6 monthly, so half yearly basically. If there is a case when this has been done 6 monthly, yeah, you can say half yearly. How will that do? It will be like this कि हर 6 महीने के बाद आपको जो शुरू में प्रिंसिपल दिया हुआ था उसका इंटरेस्ट 6 महीने का निकाला जाए और उसको आपके गिवन स्टार्टिंग पॉइंट पर जो प्रिंसिपल दिया हुआ था उसके साथ उसको ऐड कर दिया जाए और अगले 6 महीने के लिए वो आपका नया प्रिंसिपल हो गया. नाउ वंस अगेन उस प्रिंसिपल के लिए आगे 6 महीने के लिए आपका इंटरेस्ट निकाला जाए और 6 महीने बाद उस प्रिंसिपल में आपका वो इंटरेस्ट जो आया है वो ऐड कर दिया जाए. तो दैट इज योर व्हाट इज दैट इज योर कंपाउंडिंग डन हाफ ईयरली. यही चीज अगर हर क्वार्टर में यानी कि हर 3 महीने में करी जाए तो इट विल बी कॉल्ड क्वार्टरली, एंड व्हेन इट विल बी डन मंथली, तो यानी कि हर महीने यही चीज करी जाए जो आपकी नॉर्मली ईएमआई में करी जाती है, दैट इज योर मंथली कंपाउंडिंग. इसका हमारे फॉर्मूला पर क्या असर पड़ता है वो हमें सीखना है. सवाल में जब भी कभी आपको दिया नहीं होगा तो आपको ये कंसीडर करके चलना है कि ईयरली कंपाउंडिंग है. ऑल्सो अगर ईएमआई की बात नहीं करी गई है, ठीक है, अगर ईएमआई की बात करी गई है तो ऑटोमेटिकली मेक सेंस कि आपके पास जो बात करी जा रही है वो मंथली कंपाउंडिंग की करी जा रही है. बट अगर ईएमआई नहीं है और ईयरली और किसी तरह की कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में नहीं दिया गया है तो दैट ऑटोमेटिकली मींस दैट दिस इज अ केस ऑफ ईयरली कंपाउंडिंग. फॉर्मूला पे क्या इंपैक्ट पड़ता है ये हमें सीखना है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग जब हमारी चेंज होती है तो उसका हमारे फॉर्मूला पर क्या इंपैक्ट पड़ता है. मोटे तौर पर अगर हम समझेंगे तो हमारा जो फैक्टर ऑफ कंपाउंडिंग है, यानी कि देखिए जब आप पहले मैं हाफ ईयरली से देखता हूँ, हाफ ईयरली के केस में आपका जो फैक्टर ऑफ कंपाउंडिंग है वो 2 रहेगा, राइट, बिकॉज 2 हिस्से में बांटा गया है एक ईयर के लिए, तो 2 रहेगा. तो आपको करना क्या है फॉर्मूले में आपको ज्यादा नहीं करना है, इस r को उस फैक्टर से डिवाइड करना है. आई विल रिपीट इट,
the factor of half yearly compounding, you have to get first of all that factor. The factor means कि कितने periods में आपने उस time period को divide किया. That factor here is 2. Half yearly है, factor here is 2. What you have to do is that you have to divide r, which is a fraction of capital R by 100. उसको आपको 2 से डिवाइड करना है और जो आपको टाइम पीरियड दिया हुआ है उसको आपको 2 से यानी कि उस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है. In the case of quarterly frequency, when given factor is 4, what you have to do? You have to divide your r, which is a fraction, by that factor 4 and multiply that time period, which is n, by 4. In case of monthly, the factor will be 12 because the compounding frequency is monthly. Every month it has been done that interest has been added back to the principal. What you have to do now, you have to divide your r, which is a fraction, by 12 and multiply your time period by 12. Okay, generally these are the possible frequency. If there is any other possibility, you have to get the fraction and do it in this way only. So what we have learned, that compound interest formula remains same, and let me tell you, this formula remains same till this whole unit. Okay, but only modification which has to be done in case of frequency of compounding is just divide by the fraction r. Divide r by the fraction, by the factor of the compounding, and multiply time by the factor of your compounding. In case of half yearly, which is 2, in case of quarterly, which is 4, and in case of monthly, which is 12. I hope it makes sense. अगर आपको अभी भी इसमें कोई डाउट है, आप पूरा वीडियो जहां से आपको डाउट है वहां से आप रिवाइंड कर दीजिए, एक बार फिर से उसको समझ लीजिए, सुन लीजिए, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. मैं सामने से हटता हूं, आपको इसमें जो भी नोट करना है तो नोट करिए. चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे अपना कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. अभी तक हम लोगों ने जो भी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा है, उसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू और क्लैरिफाई कर लेते हैं, ताकि कॉन्सेप्ट वाइज और ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है उन दोनों के हिसाब से हमको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए. What we are going to see now is example based on what we have understood till now for simple interest and compound interest with example. So we will see it both ways, through the concept and through the formula which we have understood. So what is the example here is this, that suppose we have considered an amount of rupees 10,000. Okay, हम जो कैलकुलेशन करने जा रहे हैं वो जिस अमाउंट के लिए है वो अमाउंट है रुपीज 10,000, और हमको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है वो 10% यानी कि 10% दिया हुआ है. हमको कैलकुलेट करना है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट. मैंने वैसे टेबल से यहाँ पर ऑलरेडी ड्रॉ कर रखी है. हमको कैलकुलेट करना है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 डिफरेंट टाइम पीरियड. फर्स्ट इज n इक्वल टू 1, सेकंड इज n इक्वल टू 2 एंड थर्ड इज n इक्वल टू 3. यानी कि एक साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा फॉर दिस अमाउंट, फॉर दिस रेट, n इक्वल टू 2 यानी कि टाइम पीरियड 2 इयर्स के लिए क्या होगा, 3 इयर्स के लिए क्या होगा. सेम सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दैट वी हैव टू कैलकुलेट. ठीक है, तो पहले सिंपल काम पहले करते हैं, पहले सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, देन वी विल गो फॉर द कंपाउंड इंटरेस्ट. So as you can see that amount given is rupees 10,000. Okay, so n equal to 0 पर तो I think everything will remain 0. So let's go ahead directly for n equal to 1. First of all, let's talk about simple interest at n equal to 1. Simple interest जब n 1 है क्या होगा, देखिए इस पहले एक साल के लिए for this first year period हमारा प्रिंसिपल 10,000 रुपीज ही रहेगा और रेट तो जो दिया है वो दिया ही है. एंड आल्सो देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, हालांकि अभी हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, बट कंपाउंडिंग दिया नहीं हुआ है, तो दैट मींस जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट डिस्कस करेंगे, कंपाउंडिंग हमारी ईयरली बेसिस पर होगी. तो सिंपल इंटरेस्ट जो आपको निकालना है सबसे पहले फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए आपका जो प्रिंसिपल है वो 10,000 रुपए होगा और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया हुआ है. पहले साल के लिए हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है. सिंपल इंटरेस्ट की डेफिनेशन क्या थी? व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट इज इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल. तो पहले साल के लिए प्रिंसिपल क्या है? 10,000 रुपए. फॉर्मूला क्या है? P इंटू R इंटू N. सो पहले साल के लिए प्रिंसिपल मैंने बोला आपको 10,000 रुपए है. स्मॉल r, देखिए इस पूरे केस के लिए स्मॉल r की वैल्यू डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेते हैं. मैंने आपको बताया था कि स्मॉल r इज अ फ्रैक्शन व्हिच इज कैपिटल R by 100, वेयर r इज कैपिटल R इज रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हिच इज गिवन एज 10%. आप इसको यहाँ पर रखेंगे तो ऑटोमेटिकली इट विल कम एज 0.1. ठीक है, या 1/10 आपको दिख रहा है, आप नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ r इज इक्वल टू 0.1. ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे इसको 0.1 और फर्स्ट ईयर के लिए निकाल रहे हैं, पहले साल के लिए निकाल रहे हैं, तो वी विल कैलकुलेट दिस एंड वी विल गेट आवर आंसर एज 1,000 रुपीज
What is this 1000 rupees? This 1000 rupees is the simple interest for this very first year. This is the simple interest. What is this 1000 rupees? This is the simple interest for this first year period. Okay? As simple as possible. चलिए 1000 रुपये लिख देते हैं. अगला, अब अगर मान लीजिए आपको टाइम पीरियड 2 साल दिया होगा. सपोज इन नाउ इन द नेक्स्ट केस द टाइम पीरियड गिवन टू यू इज n equal to 2. How we will do that? अब n equal to 2 दिया हुआ है. मैंने आपको बोला है सिंपल इंटरेस्ट क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट. चूंकि सिंपल इंटरेस्ट के केस में प्रिंसिपल की वैल्यू चेंज नहीं होती. देखिए मैंने आपको फिर से एवेल्युएटेड वंस अगेन. Difference between simple interest and compound interest is as simple as that in simple interest principal remains constant for all the time periods, but in compound interest principal amount always gets changed. और उसमें चेंज क्या होता है कि प्रिंसिपल अमाउंट में जो आपका पिछले साल के जो प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगा हुआ था वो और ऐड हो जाता है, और वो जो ऐड आपका जो वैल्यू आता है वो अगले साल के लिए आपका प्रिंसिपल अमाउंट बन जाता है. ठीक है, तो ये हम लोग अब सिंपल इंटरेस्ट निकालने जा रहे हैं n equal to 2 के लिए. सिंपल इंटरेस्ट और n equal to 2. फॉर्मूला हमेशा की तरह वही लिख देता हूं मैं. देखिए मैं अभी सिर्फ इस स्पेसिफिक पीरियड के लिए निकाल रहा हूं. ठीक है, टोटल पीरियड के लिए एक साथ नहीं निकाल रहा. आई एम जस्ट कैलकुलेटिंग इट फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर. नाउ जब n आपको 2 साल दिया हुआ है तो आप दो हिस्से में इसको हम निकाल रहे हैं. पहले हिस्से का सिंपल इंटरेस्ट यही रहेगा, दूसरे हिस्से का सिंपल इंटरेस्ट मैं अब निकालने जा रहा हूं. ठीक है, तो आपका जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट के केस में 10,000 रुपए ही रहेगा. प्रिंसिपल चेंज नहीं होगा. आर की वैल्यू आपकी फिक्स रहेगी 0.1 और n आपका फिर से एक 1 ही होगा, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ इस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं. 1000 रुपीस. ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पर क्या देना है, n equal to 2 डायरेक्टली यूज करना है. यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि हमको पूरे 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालना है. तो पहले साल के लिए इंटरेस्ट हो गया 1000, दूसरे साल के लिए इंटरेस्ट हो गया 1000. दैट मींस टोटल simple interest will be 2000 directly. ठीक है, पहले साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट, दूसरे साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट, सम पूरे 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट. इसको हम लोग डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते थे. ये जो हमने फॉर्मूला रखा हुआ है इसमें अगर हम लोग डायरेक्टली 2 रख देते तो भी वही आंसर आ जाता. अब देख लीजिए 10,000 into 0.1 into 2, आपका आंसर डायरेक्टली 2000 भी आ सकता था. ऑब्वियसली वही तरीका हमको यूज करना है, लेकिन मैं ऐसे बाइफरकेट करके इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको बेस कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि इंडिविजुअल ईयर्स में प्रिंसिपल की वैल्यू सिंपल इंटरेस्ट में चेंज नहीं होती. उसी हिसाब से इसका इंटरेस्ट रहता है, इसको सम किया जा सकता है. वही चीज कंपाउंड इंटरेस्ट जब हम लोग करेंगे तो वही चीज चेंज हो जाएगी. दैट वी विल सी इन अ फ्यू मिनट्स. एक और केस हमारे पास है जिसमें हमको n equal to 3 यानी कि तीसरे साल के लिए भी कैलकुलेट कर देना है. तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर n equal to 3 इट विल बी p into r into n. सब कुछ सेम हमेशा की लास्ट टाइम की तरह. प्रिंसिपल इस बार भी 10,000 रुपए ही रहेगा. आई होप अब तक ये बात बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हो चुकी है. 0.1 into 1, your answer will be 1000. अब हमने इस टाइम पीरियड के लिए now we have calculated simple interest for this year, which is the third year. क्योंकि अभी हम एक ही साल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए मैं इनकी वैल्यू 1 डाल रहे हैं. इसके लिए भी हमारा 1000 ही आ जाएगा. लेकिन हमको अगर पूरे टाइम पीरियड के लिए कैलकुलेट करना है शुरू से एंड तक 3 साल के लिए, तो हमारा टोटल सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर 1000 होगा. यानी कि टोटल हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का हो जाएगा वो हो जाएगा ₹3000. इसको हम लोग डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं. इसी फॉर्मूले में हम जब हम सीधा एंड हमको निकालना है हम 3 रख देंगे तो हमारा सीधा आंसर 3000 रुपए भी आ जाएगा. ठीक है, आपको एग्जाम के अंदर इस तरह के क्वेश्चन में डायरेक्टली ही यूज करना है. ये वंस अगेन मैं क्यों कर रहा हूं, ताकि आपको इंडिविजुअल ईयर के साथ आपको टोटल व्यू मिल सके इस पूरे कॉन्सेप्ट का कि किस तरह से सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंशिएट होता है एंड उनके बीच में कैसे रिलेशन होता है. दैट वी विल सी व्हेन वी विल सॉल्व कंपाउंड इंटरेस्ट. आई होप सिंपल इंटरेस्ट में इससे ज्यादा कोई डिस्कस करने की जरूरत है नहीं. You are totally clear now with the simple interest. What we have done in this case, we have calculated simple interest for all these years specifically, and then whatever time period was asked to us, we have added for simple interest for those time period, and here are our answers. ठीक है, इसमें आपको जो भी नोट करना है आप उसको नोट कर लीजिए. मैं आपको मिलता हूँ वापस कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के साथ. चलिए, अब हम लोग हमने कैलकुलेशन सिंपल इंटरेस्ट का कर लिया था ऑलरेडी यहाँ पर. अब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे. टाइमलाइन हमारी ऑलरेडी वही रहेगी, केस हमारा वही रहेगा. हम लोग इस बार भी कैलकुलेशन एक साल के लिए करेंगे और एंड में उसको जोड़ेंगे. द वे वी वर डूइंग इट टिल नाउ वी विल डू इट इन द सेम वे. सबसे पहले n equal to 1 यानी कि पहले साल के लिए सपोज आपको 1 साल का टाइम पीरियड दिया हुआ है. इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ये वाला जो साल है इसके लिए हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं. फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड वी आर गोइंग टू कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है, क्या डेफिनेशन है कंपाउंड इंटरेस्ट की? कंपाउंड इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल प्लस
इंटरेस्ट चार्ज ड्यूरिंग लास्ट टाइम पीरियड। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है हर साल के लिए वो बदल जाता है। और वो बदलता कैसे है, उसमें जो पिछले साल के प्रिंसिपल के अमाउंट पे जो सिंपल इंटरेस्ट चार्ज किया गया था वो उसमें ऐड हो जाता है और फिर हम उस प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। सबसे पहले पहला साल देखते हैं। अब पहले साल के लिए प्रिंसिपल तो 10,000 ही रहेगा क्योंकि इससे पहले तो कोई साल था ही नहीं, ठीक है। तो फॉर n इक्वल टू 1, ओके मैं इसको डिटेल में लिखता हूं ताकि अगर ज्यादा बड़ा हो तो कंफ्यूजन नहीं हो। p when n is equal to 1, थोड़ा और साइड से, ठीक है। अब आपको ये दिख रहा होगा p when n equal to 1 is 10,000, ठीक है। ओके, अब हमको कैलकुलेट क्या करना है, ओके सॉरी, हमको कैलकुलेट क्या करना है, हमको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड। तो मैंने आपको बताया कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब इस केस में आपका जो प्रिंसिपल है वो 10,000 ही हो गया और चूंकि इससे पहले कोई प्रिंसिपल था ही नहीं तो ऑब्वियसली इससे पुराना कोई इंटरेस्ट होगा नहीं। तो फर्स्ट ईयर में जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो वही आएगा जो सिंपल इंटरेस्ट आता है, राइट। बिकॉज इस केस में आप जो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं उसे 10,000 पे ही कैलकुलेट होगा क्योंकि इसके पुराना तो कोई इंटरेस्ट है नहीं, फर्स्ट ईयर है। इसीलिए इस केस में हम लोग का जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन n is equal to 1, it will be simple as the simple interest formula, 10,000 into 0.1 into 1 which is rupees 1,000। r की वैल्यू आगे आप समझ रहे हैं, n की वैल्यू मैंने 1 क्यों ली है क्योंकि हम दूसरे साल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस प्रिंसिपल अमाउंट, जो इस साल का जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका सिंपल इंटरेस्ट होगा जो कि 1,000 आ जाएगा। हमारा फॉर्मूला क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, हमारा फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है वो हमने पढ़ा है a is equal to p into 1 plus r to the power n, where a is not compound interest, where a is yes it's the accumulated amount with principal plus compound interest। तो अगर आप इस फॉर्मूले से भी इसको निकालना चाहें तो बहुत आसान है। यहाँ पर आप 10,000 रखेंगे बिकॉज p is 10,000, 1 plus r is 0.1, right, and n is 1। क्योंकि एक साल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा 1.1 into 10,000, राइट, कितना आया, ओके मैं इसको कर देता हूँ। फॉर a when n is equal to 1 it will be 10,000 into 1 plus 0.1 power 1, मैं power 1 नहीं लिख रहा, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 11,000, ठीक है, ये आएगा, ओके। 1.1 into 10,000 कैलकुलेट करके देखिए क्या आएगा आपका 11,000 रुपए आएगा, 11 आएगा, एक जीरो कम हो जाएगा, राइट। लेकिन हमको निकालना क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है a माइनस पी। इस फॉर्मूले से निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट होता है a माइनस पी और a हमारा आ गया 11,000, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा a माइनस पी यानी कि 11,000 माइनस p कितना था 10,000 रुपए, यानी कि हम लोग फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और वो जो हमने सिंपल इंटरेस्ट का लॉजिक डेवलप किया हुआ है उससे भी निकाल सकते हैं, और हमको फॉर्मूले से ही निकालना है। ये सिर्फ हम दोनों के बीच में लिंक व्हेन वी हैव टू, बिकॉज़ जब कुछ लूज एंड वाले सवाल आते हैं तब ये सब जो अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो आपको वो दिक्कत करेंगे। इसलिए फॉर्मूला तो हमें पता ही और पता भी होना चाहिए और हम उसी का यूज भी करेंगे, लेकिन वो किस तरह से बिल्डअप करता है अपने आप को ईयर दर ईयर, दैट वी आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड। इसीलिए हमने ये बात समझी कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमको निकालना था इस पीरियड के लिए। इस पीरियड के लिए हमारा प्रिंसिपल वही रहेगा जो हमको शुरू में दिया हुआ था 10,000, उस प्रिंसिपल पे हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाल दिया, वही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। इसको हमने अपने फॉर्मूले से भी कैलकुलेट करके देख लिया, ठीक है, यानी कि हम क्लियर है, ठीक है। अब आप इसको जरा चाहिए तो आप इसको नोट कर लीजिए। मैं इसमें से ये जो फॉर्मूला का कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो मुझे हटाना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो फिर मेरे पास जगह नहीं बचेगी, ठीक है। मैं 2 मिनट के लिए होल्ड कर रहा हूँ, वीडियो पॉज कर लीजिए। ये जो अगर आपको इसमें अभी तक जो भी नोट कर रहा है वो नोट कर लीजिए। मैं यहां से ए से ये जो चीज है वो मिटाने वाला हूं, ठीक है। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको साफ कर देता हूं। चलिए, ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे n इक्वल टू 2 के लिए, यानी कि अब ओके ये मेरे को यहाँ पे लिखना रहेगा 1000 हमारी टेबल में, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे अगला टाइम पीरियड विच इज n इक्वल टू 2, ठीक है। हमको अगर टाइम पीरियड n इक्वल टू 2 दिया हुआ है तो अब हमको कैलकुलेट करना है। मैंने आपको क्या बताया था कि हम लोग एक साल के लिए कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और एंड में उसको जोड़ देंगे, हमारा ये तरीका होगा। और इसके अलावा हम लोग फॉर्मूले से तो करेंगे ही पूरे टाइम पीरियड का, वो तो हम करेंगे।
तो पहले एक साल के लिए करते हैं। अब हम लोग करने जा रहे हैं तब जब n इक्वल टू 2 है। अच्छा, जब मैं n इक्वल टू 2 लिखता हूं लेकिन फॉर्मूले में n 1 यूज करता हूं, तो आई होप आप समझ रहे हैं ये n आपको सिग्निफिकेंट कर रहा है, सिग्निफाई कर रहा है कि हम लोग इस पॉइंट पर हैं, लेकिन हमको जो टाइम गैप लिया हुआ है वो हमने 1 साल का लिया हुआ है, राइट। इस साल कंफ्यूज मत होगा कि मैं यहाँ लिखता हूँ और n की वैल्यू 1 ले लेता हूँ। n की वैल्यू 1 ले रहा हूँ क्योंकि हम लोग टाइम पीरियड ही कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन हम लोग किस पॉइंट पर हैं ये इसको इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। ये डायरेक्ट वैल्यू नहीं इंडिकेट कर रही। तो इस पॉइंट पर प्रिंसिपल क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में प्रिंसिपल अमाउंट वो होता है जो कि पिछले साल का जो प्रिंसिपल है, राइट, प्लस जो पिछले साल का इंटरेस्ट लगा हुआ है, वो दोनों ऐड अप होकर के अगले साल के लिए प्रिंसिपल हो जाता है। कंपाउंड इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट द प्रिंसिपल अमाउंट इज प्रिंसिपल अमाउंट फॉर द लास्ट ईयर प्लस द इंटरेस्ट चार्ज फॉर द लास्ट ईयर, सिंपल इंटरेस्ट चार्ज फॉर द लास्ट ईयर ऑन दैट प्रिंसिपल अमाउंट गिवन, दैट इज द प्रिंसिपल अमाउंट फॉर द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर। इस केस में इससे पहले पिछले वाले साल में प्रिंसिपल क्या था, 10,000 रुपए। इससे पिछले वाले साल में प्रिंसिपल क्या था, 10,000 रुपए। और इससे पिछले वाले साल में जो प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट चार्ज हुआ था वो कितना था, 1,000 रुपए। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ कि अब इस साल के लिए हमारा जो प्रिंसिपल होगा वो हो जाएगा 11,000 रुपए। फिर से समझेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट द प्रिंसिपल अमाउंट इज फॉर अ पर्टिकुलर ईयर इज प्रिंसिपल अमाउंट फॉर लास्ट ईयर प्लस द इंटरेस्ट चार्ज फॉर लास्ट ईयर। प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 था, इंटरेस्ट चार्ज 1,000 था, हमारा टोटल प्रिंसिपल अमाउंट हो गया 11,000 फॉर दिस ईयर, फॉर द सेकंड ईयर व्हिच यू आर टॉकिंग अबाउट। कैलकुलेट क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है n इक्वल टू 2 के लिए, यानी कि टाइम 2 पर 1 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया जो आपका प्रिंसिपल है उसका सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देंगे। सिंपल 11,000 इनटू 0.1 इनटू 1। अब 0.1 कहां से आएगा मत पूछिएगा, 0.1 फिक्स है। n1 क्यों होगा, यहाँ n2 लिखा हुआ है, ये कंफ्यूजन अगर आपको हो रहा है तो मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ। ये n2 इक्वल टू पोजीशन बता रहा है कि हम लोग इस पॉइंट ऑफ टाइम पर बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग चूंकि एक एक साल के लिए निकाल रहे हैं इसीलिए n की वैल्यू हम एक ले रहे हैं, ये n की वैल्यू नहीं दिखा रहा है। एक काम कर देता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये वैल्यू नहीं दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि हम लोग किस पॉइंट पर हैं, ठीक है। चलिए, तो हमारी n की वैल्यू 1 ही है हर बार। इसको निकालेंगे फटाफट, कितना आएगा ये, दिस व्हाट विल बी आवर आंसर, इट विल बी 1100। ओके, so this will be our compound interest for this particular year, our compound interest will be 1100। लेकिन हमको तो n equal to 2 यानी कि पूरे 2 सालों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कैसे, इसका जो हमने 1 साल के लिए निकाला था वो और इस साल के लिए जो निकाला है उसका सम करेंगे, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 2100। लेकिन हमको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, ये तो हमने खाली कॉन्सेप्ट समझा है। एग्जाम में करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, पहले a निकालेंगे व्हिच इज एक्यूमुलेटेड अमाउंट, a इज इक्वल टू p, p इज इस केस में, अच्छा जब हम लोग एक्यूमुलेटेड अमाउंट यूज कर रहे हैं यानी कि पूरा एक ही शॉट में कर रहे हैं, तो फिर हम प्रिंसिपल की वैल्यू शुरुआत वाली लेंगे। देखिए फॉर्मूला हम लोग 2 साल के लिए एक साथ निकालते हैं, इन फॉर्मूले में हमको एक एक साल निकालने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले में हम पूरे शुरू से एंड तक टाइम पीरियड के लिए एक ही शॉट में निकाल रहे हैं। तो अब हमको यहाँ पर प्रिंसिपल लेना होगा जो हमको बिल्कुल शुरू में दिया हुआ था, यानी कि 2 साल के लिए जो सबसे पहले शुरू में प्रिंसिपल दिया हुआ था जो कि 10,000 रुपए था, ब्रैकेट 1 प्लस 0.1 और अब पावर कितनी हो जाएगी 2, बिकॉज हम लोग डायरेक्ट निकाल रहे हैं 2 साल के लिए। कैलकुलेट करेंगे इसको 1.1 इंटू ओके 1.1 इंटू 1.1 इंटू 10,000 दैट विल बी 12,12100। ठीक है, ये लेकिन हमारा आया क्या है, ये हमारा आया एक्यूमुलेटेड अमाउंट, हमें निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज a माइनस p, a इज 12,100 राइट, और हमारा p मैंने आपको बोला है इस केस में जब हम लोग फॉर्मूले से डायरेक्टली निकाल रहे हैं पूरे 2 साल के लिए, तो हम लोग प्रिंसिपल सबसे पहले वाला लेंगे व्हिच इज 10,000, आंसर आएगा 2100 सेम एज इट इज। ठीक है, तो अगर आपको फिर से अभी भी डाउट हो रहा है कि मैंने यहाँ प्रिंसिपल 10,000 क्यों लिया हुआ है, आई विल रिपीट इट। देखिए यहाँ पर हम लोग जो कर रहे हैं वो हम लोग बाइफरकेट करते हुए एक ही साल का कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसीलिए हमारा प्रिंसिपल यहाँ पे 11,000 था। लेकिन ये हमने ये दिखाया है कि हमको ऐसे एक साल करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली 2 साल के लिए एक साथ कैलकुलेट कर सकते थे, और वो जब हम लोग डायरेक्टली पूरे 2 साल के लिए एक साथ कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारा प्रिंसिपल 10,000 ही रहेगा। ठीक है, जो शुरू में था। अभी हम लोग n इक्वल टू 3 में भी यही चीज करेंगे, अभी भी 1% का डाउट है, आप बिल्कुल टेंशन मत लें, अभी हम n इक्वल टू 3 में ये सेम चीज रिपीट होने वाली है। फिलहाल हमें ये मैच हो गया कि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट 2100 रुपए आ रहा है दोनों केसेस। ठीक है, चलिए अब n इक्वल टू 3 के लिए सॉल्व करते हैं।
मैं वन सेकेंड ये ए से जो हिस्सा है नीचे वाला वो मिटाने वाला हूँ, आप नोट कर लीजिए आपको इसमें जो नोट करना है। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट व्हाटएवर इफ यू वांट टू नोट एनीथिंग। चलिए, now it's the time to calculate compound interest for this third year, this third time period. So this year, now हम लोग पहले निकालेंगे कितना प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल की डेफिनेशन क्या है? जो लास्ट ईयर जो प्रिंसिपल था विच इज 11,000 रुपए, 11,000 रुपीज, प्लस लास्ट ईयर जो हमारा इंटरेस्ट था वो हमारा अगले साल के लिए बन जाता है प्रिंसिपल। ठीक है, इसका सम निकालेंगे, ये बनेगा 12100। लास्ट ईयर के लिए जो इंटरेस्ट था, सॉरी लास्ट ईयर के लिए जो प्रिंसिपल था प्लस लास्ट ईयर जो हमारा इंटरेस्ट लगा था उसका सम हो जाता है अगले साल के लिए प्रिंसिपल, यानी कि तीसरे साल के लिए ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। कैलकुलेट क्या करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है n इक्वल टू 3 के लिए, क्योंकि n इक्वल टू 3 सिर्फ डोनेट कर रहा है लोकेशन, हमको कैलकुलेट करना है सिर्फ एक ही साल के लिए। प्रिंसिपल है हमारा ये, और मैं सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट तो लिखा है लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ दैट प्रिंसिपल फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर इनटू 0.1 इनटू 1। ठीक है, राइट आंसर फटाक से 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 1210। 1210 दैट विल बी कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर दिस थर्ड ईयर। इस तीसरे साल के लिए आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा ये 1210। आपको निकालना है तीनों साल के लिए कंबाइन ऑब्वियसली, तो तीनों साल के लिए कंबाइन कैसे निकालेंगे? पहले साल के लिए जो आया था, दूसरे साल के लिए जो आया था और तीसरे साल के लिए जो आया था उसको सम कर देंगे तो आपका कंबाइन आंसर आ जाएगा। लेट्स सी दिस, आई थिंक 3310, आई थिंक सो सही है वैसे तो। ये वैल्यू 1000, ये 2100 हो गया और इसके साथ जोड़ा गया इसको, राइट? आई थिंक सो 3310। ओके, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया जब हमने इंडिविजुअल ईयर्स के लिए निकाला और उसको सम कर दिया। अब हम लोग इसको फिर से फॉर्मूले से कैलकुलेट करने जा रहे हैं। देखिए मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूँ। अब हम लोग जब इसको फॉर्मूले से कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट ये 12,000 इसको नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि अब हम लोग जब हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं तो हम लोग पूरे साल, पूरा जो टाइम पीरियड, व्हाटएवर टाइम पीरियड इट इज गिवन, पूरे टाइम पीरियड के लिए हम लोग एक ही शॉट में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो दिस टाइम अब जब हम लोग n इक्वल टू 3 के लिए कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो हम लोग प्रिंसिपल वो नहीं लेंगे जो यहाँ पे लिया हुआ है। हम लोग चूंकि जब तीनों साल के लिए एक साथ कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम लोग प्रिंसिपल वो लेंगे जो सबसे पहले यानी कि 0 पे दिया हुआ था, व्हिच वाज ₹10,000। तो क्या फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का? सॉरी ये निकालना पड़ेगा हमको। आई होप ये दिख रहा है यहाँ तक, है ना? E इज इक्वल टू P इज ₹10,000। मैंने आपको भी बताया जो n इक्वल टू 0 पे था प्रिंसिपल वो लेना है, ब्रैकेट 1 प्लस 0.1 पावर 3, क्योंकि अब टाइम पीरियड आपका 3 हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 13,310, 13,310 ये आपका आ गया एक्यूमुलेटेड अमाउंट फॉर 3 ईयर। कैलकुलेट क्या करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट इज principal plus compound interest, so compound interest will be a minus p. A minus p is 13,310 and p is 10,000 rupees. So your compound interest will be 3310, जो आपका पहले आया था। जो 3310 यहाँ आया था वही यहाँ पर आ गया। इस पूरे एक्सरसाइज में हमने न सिर्फ ये सीखा कि हमको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालना है, बल्कि हमने ये भी जाना कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को अगर आप किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए भी निकालना चाहते हैं तो उसको आप निकाल सकते हैं, लेकिन उसको निकालने के लिए आपको सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए। I hope now you understand very clearly that what is simple interest, what is compound interest, how they are different and how they are related. How from simple interest we can easily calculate compound interest. Compound interest is not a different concept. It is a concept derived from simple interest only with a simple twist that in this case the interest is calculated on principal plus interest both. On the definition of interest, I hope this is the maximum explanation which can be done and I hope I have made myself clear. इसके बाद हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और अपने जो अगले कॉन्सेप्ट है उसको करेंगे। मैं फिलहाल बोर्ड के सामने से हट रहा हूँ, आपको इसमें से जो भी अभी तक नोट करना हो आप नोट कर लीजिए। अगर आपको इसमें कहीं पर कोई भी डाउट हुआ हो आप वीडियो को पीछे करिए, बैक करिए और वापस इसको देखिए जब तक आपको क्लियर नहीं हो जाए एंड आपको जब पूरी तरह से क्लियर हो जाए तब इसमें आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों अब हम लोग अपने इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं. अब now is the time that we practice the questions based on what we have learned till now. उसके लिए हम लोग क्लास शीट्स का इस्तेमाल करेंगे. मैंने आपको पहले भी बताया अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में कि आपको हर चैप्टर के लिए क्लास शीट्स दी जाएंगे. जिसका डिटेल लिंक जो है वो गूगल ड्राइव का लिंक वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और उसका डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर अभी है. ठीक है, आप वो शीट का या चाहिए तो प्रिंट निकाल के रखिए या सॉफ्ट कॉपी जैसे भी आप कंफर्टेबल हो उसको आप लेके रखिए. सो whenever we solve these questions you are on the me and you are on the same page. So I have this class sheet in my hand of this JIB for calculation of interest and annuities chapter. Very first question we are going to solve. Very first question is Ram earns an interest of 600 rupees over 2 years on a simple interest basis. Okay, मतलब simple interest basis पर 2 साल में उसको जो इंटरेस्ट मिलता है वो 600 रुपए है. On a compound interest basis at the same interest rate for same time he would earn rupees 630. यानी कि उसी टाइम पीरियड के लिए उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जब कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है तो वो होता है 630 रुपए. व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? ठीक है, चलिए हम इसको करेंगे. बट देखिए हमारी क्लास का एक और नियम है जिसको मैंने पहले आपको डिस्कस किया हुआ है. कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको मौका देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करिए और आपसे ये क्वेश्चन जिस लेवल तक जितना आप अटेंड कर सकते हैं पूरा कर सकते हैं तो सो फॉर गुड. बट जहां तक आप कर सकते हैं गलत आंसर के साथ भी प्लीज इसको वीडियो पॉज करके अटेंड करिए सो दैट यू हैव दैट किक इनसाइड यू एंड व्हिच इज गोइंग टू हेल्प यू इन एग्जाम आल्सो. सो आई विल रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को पहले खुद से अटेंड करें. चलिए अब हम लोग इसको अटेंड करते हैं. मैंने ऑलरेडी यहाँ पर टाइमलाइन ड्रॉ कर रखी है. देखिए दोस्तों हमारे इस चैप्टर के दौरान 2 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एक टाइमलाइन ड्रॉ करना और दूसरा हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का जो मैंने आपको बताया और सिंपल इंटरेस्ट का. 2-3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. पहली चीज है टाइमलाइन ड्रॉ करना है. इसको यूज कैसे करना है इसको अभी हम सीखेंगे इस सवाल के थ्रू. Ram earns an interest of 600 over the 2 years for simple interest basis. ये हमारा टाइम पीरियड जो है ये हमने जब टाइमलाइन ड्रॉ करी है वो ये पहला साल रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल और ये चौथा साल. What it says is कि इन पहले 2 सालों के लिए जो अगर हम सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पर कैलकुलेशन करें तो इन पहले 2 सालों के लिए जो उसको इंटरेस्ट मिलता है वो है 600 रुपए. सो इफ फॉर दिस होल period of 2 years if I can get the simple interest it is simply 600 rupees. ठीक है, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है. And for this same time period if we calculate the compound interest that will be 630. अगर इसी टाइम पीरियड के लिए मैं कंपाउंड इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करके दूं सेम टाइम पीरियड एंड सेम रेट फॉर दैट्स इंपॉर्टेंट. एंड एज आई सेड कि इसमें जब दिया नहीं हुआ है तो फिर ऑब्वियसली जो फ्रीक्वेंसी है कंपाउंडिंग की वो हमारी क्या होगी ईयरली. इसमें फॉर्मूले में भी कुछ फेरबदल करने की जरूरत नहीं है. कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 630 दिया हुआ है. हमको निकालना क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कैपिटल आर निकालना है. देखिए इस सवाल को सॉल्व करने के कई तरीके. एक तरीका तो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूले से और एक जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है उससे दोनों तरीके से सॉल्व करके देखेंगे. पहले सिंपल फॉर्मूला. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है 600 रुपए इज इक्वल टू कितना प्रिंसिपल. प्रिंसिपल हमको प्रिंसिपल को दिया नहीं हुआ है तो अभी के लिए हम p मान लेते हैं इनटू दिस इज द इनटू साइन. मैं फिर से रिपीट करता हूं स्मॉल r की वैल्यू तो हमें वैसे ही नहीं दी है क्योंकि हमें उसी से रिलेटेड कैपिटल r निकालना है. n हमारा 2 साल है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 2 साल. ठीक, इससे हमको और कुछ मिल सकता है तो उसको हम निकाल लेते हैं. इससे हमको मिल सकता है p इंटू r की वैल्यू. p इंटू r की वैल्यू इसमें से हमको 300 मिल सकती है. ठीक है, आई होप इसमें कुछ नहीं है. लेकिन 630 रुपए के लिए अब जब कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट का पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं. कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है a माइनस p. याद है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है a माइनस p. a की वैल्यू क्या होती है p इंटू p हमें पता ही नहीं है ब्रैकेट 1 प्लस r हमें पता ही नहीं है पावर कितना टाइम पीरियड है 2 साल. 2 इयर्स माइनस p. a की जगह हमने ये रख दिया पूरा फॉर्मूला था और माइनस पी तो वैसा का वैसा ही था. ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है. खोलेंगे कैसे आएगा. आई होप ये वाला हिस्सा दिख रहा है आपको. 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस 2r माइनस p. ठीक है, इसको मैं यहां पर सॉल्व कर देता हूं. इक्वल टू ये स्टेप जो है वो यहां पर आइए. ठीक है, p प्लस ये अंदर मल्टीप्लाई होगा p प्लस पी आर स्क्वायर प्लस 2pr माइनस का p. ये हिसाब तो दिख रहा है. ठीक है, p प्लस पी आर स्क्वायर प्लस 2pr माइनस p. ठीक है, p एंड p कैंसल. ठीक
ठीक है, मैं कागज ले रहा हूँ ताकि आपको नोट करने में आसानी रहे। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा PR स्क्वायर प्लस 2PR। क्या बचेगा? PR स्क्वायर प्लस 2PR। ठीक है, इसमें से PR कॉमन ले लेंगे, PR कॉमन ले लेंगे, बचेगा R प्लस 2। यहाँ तक फ्लो है पूरा कैलकुलेशन, कुछ नहीं। PR की वैल्यू हमको निकाल दी हमने 300, ठीक है। और ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हमको दिया हुआ है, एक्चुअली यहाँ पर 630 चल रहा है, 630। ओके, ठीक है। तो PR की वैल्यू हमने 300 निकाल दी है। ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा होगा, आई थिंक मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कैलकुलेशन। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर है, ओके, यहाँ से नहीं, ये जो यहाँ के बाद नेक्स्ट स्टेप आपकी यहाँ से है, विच इज 630 इज इक्वल टू, उधर आया है PR इंटू R प्लस 2, ठीक है। अब PR की वैल्यू हमको 300 दी हुई है, ठीक है, तो 630 विल बी 300 इंटू R प्लस 2। 300 को डिवाइड करेंगे इससे, कितना आएगा? 2.1 विल बी R प्लस 2, ठीक है। और यहां से R आ जाएगा आपका 0.1। ये कैलकुलेशन पूरा अच्छे से समझ ले, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। हमको सिंपल इंटरेस्ट 600 दिया हुआ था, कंपाउंड इंटरेस्ट 630 दिया हुआ था फॉर 2 ईयर टाइम पीरियड। सिंपल इंटरेस्ट 600 का फॉर्मूला है P into R into 2, उससे हमको PR की वैल्यू निकालेंगे 300। कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है A minus P, फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का A minus P, where A is P into 1 plus R to the power 2, principal into 1 plus R to the power 2 is why 2 because there is time period of 2 years minus P, ठीक है। इसको हमने पूरा कैलकुलेशन से, अलजेब्रिक कैलकुलेशन से पूरा सॉल्व किया, ठीक है। तो हम लोग पहुंचे एंड में R की वैल्यू 0.1 पे। अब आप सभी जानते हैं R क्या होता है? R होता है कैपिटल R by 100, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, R की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10%, ठीक है। आई होप आपको ये आंसर आया होगा, नहीं आया होगा तो आप चेक कर लेंगे कहां गलती हुई थी। तो इस वाले केस के लिए हमने क्या निकाल दिया? जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला वो हमने 10% निकाल दिया। ये था फॉर्मूले के थ्रू, बट मैंने आपको बताया है कि हमने जब बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो हमको इतना सब करने की जरूरत नहीं है। हमने जब बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो हम लोग इन सब चीजों को थोड़ा स्मार्टली भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी पहला तरीका ये था, जो बेसिक तरीका था, शायद नॉर्मल तौर पर लोग यही तरीका इस्तेमाल करें, ठीक है। हम लोग इसका स्मार्ट तरीका, जो कॉन्सेप्ट बेस्ड तरीका वो भी देखेंगे। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसके सामने से हट जाता हूं, मैं फ्लो बता देता हूं। पहले यहां तक है, फिर यहां तक है, और उसके बाद ये पूरा नोट करना है। फर्स्ट दिस, सेकंड पार्ट दिस, थर्ड पार्ट दिस, ठीक है। तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, जहां आपको समझ में नहीं आया बैक करके वापस से देख लीजिए। मैं आपको मिलता हूं इसके नए जो इजी तरीके का सॉल्यूशन है, इजी स्टेप सॉल्यूशन, उसके साथ। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको जो पहला तरीका था उसे समझ में आ गया। इसको थोड़ा स्मार्ट तरीके से करते हैं। मैंने आपको दिया हुआ था, मैंने आपको बताया था कि हम लोग इंडिविजुअल ईयर का सिंपल इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, सिंपल इंटरेस्ट के केस में इंडिविजुअल ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके एक साल के लिए उसको जोड़ते हैं तो भी हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में पहले साल में, यानी कि फर्स्ट टाइम पीरियड में जिसकी कंपाउंडिंग करी जा रही है, इन ऑर्डर ऑफ कंपाउंडिंग इंटरवल, आप जो पिछले साल का प्रिंसिपल था उसमें उस साल का इंटरेस्ट जोड़ करके नेक्स्ट साल का प्रिंसिपल बना लें, और उस प्रिंसिपल का सिंपल इंटरेस्ट निकालते जाएं इसी तरह से, और उसको आप ऐड कर दें तो भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। हमारे इस केस में क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट पहले ऑलरेडी 600 रुपए दिया हुआ है फॉर 2 ईयर। अगर ये लाइट में जा रहा है तो मैं पहले बता देता हूँ। ओके, आई थिंक क्लियर नहीं है आपको, चलिए इस बार इधर लिख देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज 600 फॉर 2 ईयर्स, यानी कि इस साल और इस साल के लिए मिला के सिंपल इंटरेस्ट 600 रुपए है। हमने जो सवाल किया था उसमें हम जो सैंपल एग्जांपल किया था उसमें आपको याद होगा कि सिंपल इंटरेस्ट के केस में चूंकि प्रिंसिपल पूरा एक ही रहता है, पूरे सारे टाइम इंटरवल्स के लिए प्रिंसिपल तो एक ही रहता है, और टाइम पीरियड भी एक ही साल है, और रेट भी हर बार हमारे पूरे सारे केस के लिए एक है, तो जाहिर सी बात है कि सिंपल इंटरेस्ट सभी सालों के लिए इक्वली आएगा। ओके, उनका सम होने के बाद भले ही कुछ भी आए, लेकिन एवरी ईयर जो हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो एक कॉमन सेंस की जाहिर सी बात है, लॉजिकल अंडरस्टैंडेबल बात है कि सिंपल इंटरेस्ट हर टाइम पीरियड के लिए अगर रेट फिक्स है, और ऑब्वियसली एक साल के लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फिर सिंपल इंटरेस्ट सब सालों के लिए एक ही आएगा। फॉर ईच एंड एवरी ईयर द सिंपल इंटरेस्ट विल बी इक्वल। नाउ सिंपल इंटरेस्ट
फॉर 2 ईयर मींस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इट इज 600 रुपीस। ये सब बोलने में इतना ज्यादा लग रहा है, लेकिन यू नो आपको एक बार समझ में आ जाएगा तो इट विल बी लाइक यू नो इन सेकंड्स। टोटल सिंपल इंटरेस्ट यहां से यहां तक कितना है 300 रुपए, सॉरी 600 रुपीस। तो जाहिर सी बात है कि हर साल के लिए 300 होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल के लिए इक्वल ही होता है। क्यों इक्वल होता है? क्योंकि प्रिंसिपल वही रहता है, टाइम पीरियड वही रहता है और रेट भी वही रहता है। वो चीज कंपाउंड इंटरेस्ट में लागू नहीं होगी क्योंकि उसमें प्रिंसिपल बदलता है। ठीक है, तो 600 रुपए यहां से यहां तक का है, तो जाहिर सी बात है हर साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट 300 रुपए होगा, इस साल के लिए 300 होगा और इस साल के लिए, ये मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, सिंपल इंटरेस्ट इन दोनों सालों के, इन दोनों ईयर्स के लिए, दोनों फॉर बोथ ऑफ दीस ईयर्स इट विल बी 300 रुपीस ओनली, राइट? ठीक है, नाउ कम टू द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट आप जानते हैं कि पहले साल के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो सिंपल इंटरेस्ट के लिए यानी कि जो दिया हुआ होता है, जो बेसिक फर्स्ट अमाउंट होता है वही प्रिंसिपल अमाउंट होता है। तो जाहिर सी बात है कि पहले साल के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा और पहले साल के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो सेम होगा, क्योंकि पहले साल के लिए प्रिंसिपल भी वही है और कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो सिंपल इंटरेस्ट ही है, लेकिन उसमें हर साल आपका प्रिंसिपल का अमाउंट बदलता जाता है। ठीक है, तो पहले साल के लिए प्रिंसिपल का अमाउंट वही होगा तो आपका सिंपल इंटरेस्ट निकालते टाइम हुआ। तो जाहिर सी बात है पहले साल में आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो पहले साल के लिए, आई विल रिपीट इट, ओनली फॉर द फर्स्ट ईयर इट विल बी 300 रुपीस ओनली। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल दिया कितना है? कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल आपको क्वेश्चन में दिया कितना है? 630 रुपए। अब यहां पर 300 हो गया तो जाहिर सी बात है बचे हुए टाइम में कितना होगा? 320। बहुत सिंपल सी बात है, आराम से समझेंगे तो पूरी तरह समझ में आ जाएगी। फिर से समझ लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो जितना भी टाइम पीरियड दिया हुआ है उसको अगर हम लोग इंडिविजुअल एक एक साल में ब्रेक करें तो वो सबके लिए एक होता है। क्यों एक होता है? क्योंकि हर टाइम पीरियड के लिए प्रिंसिपल का अमाउंट सेम रहता है। वही चीज कंपाउंड इंटरेस्ट पर लागू नहीं होती, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट गेट चेंजेस where principal plus interest charged for last year has been added, and then we calculate simple interest for that accumulated amount for the next year. That is how compound interest is calculated. इस केस में 300 रुपए सिंपल इंटरेस्ट बढ़ गया क्योंकि टोटल सिंपल इंटरेस्ट 600 रुपए था, लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा दिया हुआ है वो 630 दिया हुआ है। तो पहले साल के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो वही होगा जो सिंपल इंटरेस्ट था। क्यों? क्योंकि पहले साल के लिए प्रिंसिपल तो वही था, जो भी व्हाटएवर, जो हमको प्रिंसिपल की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमको सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ, जो भी प्रिंसिपल रहा होगा उसी प्रिंसिपल के लिए हमने फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाला है। इसीलिए ये एक इन जनरल बात है कि इन ऑल कैलकुलेशंस इन जनरल सिंपल इंटरेस्ट जो पहले साल का है और कंपाउंड इंटरेस्ट जो पहले साल का है वो हमेशा इक्वल ही होगा, क्योंकि पहले साल में हम प्रिंसिपल हमारा सिंपल इंटरेस्ट के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए इक्वल ही रहता है और पहले टाइम पीरियड के बाद तुरंत ही वो बदल जाता है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट के केस में तो कुछ चेंज होना ही नहीं है और कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में प्रिंसिपल के साथ जो लास्ट ईयर इंटरेस्ट चार्ज किया गया है वो भी जुड़ जाता है। यानी कि इस टाइम पीरियड के लिए चूंकि हमारा प्रिंसिपल वही रहता है, फिक्स रहता है, तो यहाँ पर आपका इस पीरियड के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट 300 ही आएगा। लेकिन इस पीरियड के लिए अब टोटल आपका 630 दिया हुआ है, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट 630 दिया हुआ है 2 सालों का। पहले साल के लिए हमने बता दिया कि 300 ही है, तो ऑब्वियसली बचे हुए साल के लिए 330 ही होगा। पहले साल के लिए 300 है, ऑब्वियसली बचे हुए साल के लिए 330 होगा। ये हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब इस साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखते हैं, जो कि 330 आया है वो किसके इक्वल होगा? इस साल का इंडिविजुअल ईयर के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उस साल में लगे हुए प्रिंसिपल का सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट तो सिंपल इंटरेस्ट ही होता है, सिर्फ उस प्रिंसिपल पर लागू होता है जो प्रिंसिपल हमने उस पर्टिकुलर साल के लिए कैलकुलेट किया है। तो लेट्स कैलकुलेट प्रिंसिपल फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर। क्या हो जाएगा? लास्ट ईयर का जो प्रिंसिपल था व्हिच वाज P प्लस लास्ट ईयर का जो इंटरेस्ट था व्हिच वाज 300। I've already explained it to you that in case of compound interest, the principal for that particular time period is principal of last year, last time period plus interest charged for the last time period. Here, last time period principal is P and last time period interest charge is 300 rupees. So for this particular time period, principal will be P plus 300 into, हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं। हम लोग निकाल भले कंपाउंड इंटरेस्ट रहे हैं, लेकिन फॉर्मूला आपको सिंपल इंटरेस्ट का लिख रहे हैं, क्योंकि इंडिविजुअल ईयर के हिसाब से अगर निकाला जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो सिंपल इंटरेस्ट ही है। ये बात आप जितनी जल्दी समझ लेंगे ये चैप्टर आपके लिए उतना ही ज्यादा आसान हो जाएगा। प्रिंसिपल इनटू rate is given in R, it's not given but we are taking it as R. Now n will be not 2 year, 1 year, क्योंकि हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं सिर्फ एक साल के लिए, तो n will be 1, ठीक है। तो 330 is equal to, इक्वेशन खोल देंगे, PR plus 300R, ठीक है। अब ये बात तो हमें भी पता है कि ये हमने इसको इक्वेशन को खोला है तो ये आ गया हमारा, ये जो इस टाइम पीरियड के लिए जो 300 था
उसको भी अगर हम लोग ओपन करें, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल, चूंकि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, तो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से इसमें प्रिंसिपल तो P रहेगा, रेट R है, टाइम पीरियड 1, यानी कि PR की वैल्यू हमारी 300 यहाँ पे आ रही है। बस अब हमें कुछ करना ही नहीं है, 330 इज इक्वल टू 300 प्लस 300R विल बी 30 डिवाइडेड बाय 300। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, R यानी कि R हमारा आ जाएगा 0.1। ठीक है, इतनी स्टेप मैंने लिखी है, इतनी स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर अगर आपको ये वाला प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल भूल जाइए ये सब। आपको जो बेसिक फॉर्मूले से मैंने कराया वही आप समझिए। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप इसको एक एफर्ट दें, क्योंकि अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझा तो फिर हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। हमको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है, और बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है। सिंपल इंटरेस्ट हर साल के लिए कैलकुलेट होता है, जो कि इक्वल रहता है, क्योंकि प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट के सभी टाइम पीरियड के लिए बराबर होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल के लिए कैलकुलेट होता है, लेकिन उसमें प्रिंसिपल इक्वल नहीं होता। प्रिंसिपल उसमें पिछले साल का प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऑफ लास्ट ईयर जुड़ जाता है, एक्सेप्ट पहले साल, क्योंकि पहले साल में तो इंटरेस्ट कुछ है ही नहीं, इसीलिए पहले साल में प्रिंसिपल जो सिंपल इंटरेस्ट के लिए लिया जाता है वही कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए भी ले लिया जाता है। सो इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट द प्रिंसिपल टेकन फॉर वेरी फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू प्रिंसिपल टेकन फॉर सिंपल इंटरेस्ट, बिकॉज देयर इज नो पास्ट सिंपल इंटरेस्ट इन्वॉल्व, सो इन दैट केस देयर इज नो इशू। बट फॉर ऑल अदर केसेस, in case of compound interest, we have to make sure that we first calculate the principal interest, then we get the simple interest. Compound interest at individual level is end of the day is a simple interest of the principal amount which we have calculated. कई बार रिपीट करके मैंने इसको समझा दिया है। अगर आपको अभी भी कहीं डाउट है आप इसको पीछे करिए, आप इसको समझिए। फिर भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप ये सब छोड़ दीजिए, सिर्फ आपको मैंने डायरेक्टली फॉर्मूले दिए हुए हैं। हम हर सवाल को फॉर्मूले से करने की पहले कोशिश करेंगे, क्योंकि बेसिक अप्रोच, क्योंकि इन जनरल अप्रोच वही है। लेकिन फिर भी अगर आप इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दीस कॉन्सेप्ट्स, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन लॉन्ग रन। ठीक है दोस्तों, तो मैंने ये सवाल पूरा आपको हल करके दिखाया है, आंसर दोनों तरह से निकाला है। ये हमारा R जो 0.1 आया, ऑब्वियसली आप जानते हैं R इज इक्वल टू कैपिटल R बाय 100, वही जो हमने लास्ट टाइम किया था। R इज इक्वल टू कैपिटल R बाय 100 इज इक्वल टू 0.1। ठीक है, तो हमारा R यहाँ पर भी 10% आ जाएगा, और हमारे इसके हिसाब से हमारा D आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है। चलिए, आज हमारा ये लेक्चर काफी लंबा हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे इस लेक्चर से काफी कुछ सीखने को नया मिला होगा, और आपके जो भी डाउट्स अगर अभी तक रहे होंगे तो वो खत्म हो जाएंगे। ऐसा आपको लग सकता है कि अभी तो इस चैप्टर का बहुत छोटा सा ऐसा कवर हुआ है, लेकिन दोस्तों दिस इज वन ऑफ द अपॉर्चुनिटीज व्हिच वी हैव गॉट टू एक्सप्लेन एज मच एज पॉसिबल टू यू, because once we finish one chapter, normally we will not come back to that chapter on basic concepts. We might come back to that for some advanced concepts or a syllabus change or new doubts. So this is the only opportunity which we have got to explain as much as possible. तो हम कोशिश करेंगे कि हम जब एक चैप्टर खत्म करें तो उसमें जितना पॉसिबल मटेरियल आपको हो सकता है वर्थ वाला, वो आपको पूरा डिलीवर हो जाए। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आप इसको शेयर करें अपने सभी बैंकर्स दोस्तों के साथ, और जो भी GIBCM की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ, ताकि उनको भी मदद हो सके। आप क्लासशीट आपके हाथ में है, असाइनमेंट भी मैंने लिंक पर अपलोड कर दिया है। आपको जो भी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप जो भी क्वेश्चन कर सकते हैं आप उसको करिए। आपको जो आंसर्स में इशू आता है उसको मेंटेन नोट करके रखिए। हम अगले सेशन में मिलेंगे, और अभी जब हमने जो पढ़ा उसके बेसिस पर आप इसके शुरुआती 5 क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से आराम से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसके एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और हमारा अगला जो कॉन्सेप्ट है एन्युटी का वो हम अगले चैप्टर में शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए, गुड डे।